नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी की पूरी इनसाइड कहानी लेकर। दोस्तों, लोग बदले की भावना में कभी कभी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कल्पना से परे होता है। ऐसी ही एक घटना रविवार को दिल्ली में घटी, जहां एक बाप बेटी ने अपने विरोधी को फंसाने के लिए एक ऐसा कुचक्र रचा जिसमें सच्चाई बाहर आने के बाद वो बाप बेटी ही कटघरे में पहुंचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि रविवार की सुबह लगभग 10:05 के आसपास उत्तर पश्चिम दिल्ली जिले के भारत नगर थाने में यह सूचना दी गई कि लक्ष्मीबाई कॉलेज के बाहर डीयू की छात्रा पर 3 लड़कों ने एसिड अटैक कर दिया है। पुलिस घटना स्थल में पहुंची, तब तक आसपास के लोगों ने उस लड़की को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। पूछताछ में लड़की ने बताया कि वो घर से रिक्शे में स्कूल जा रही थी। स्कूल से थोड़ा पहले वो रिक्शे से उतरकर पैदल स्कूल के गेट की तरफ जा रही थी, तभी 3 लड़के एक बाइक में आए और उस पर एसिड फेंककर भाग गए। गनीमत ये रही मित्रों कि लड़की ने अपना बैग आगे कर लिया तो उसका चेहरा बच गया, लेकिन हाथ झुलस गए। अब मित्रों, पुलिस ने जब लड़की का यह बयान दर्ज किया तो पुलिस दोबारा घटना स्थल पर पहुंची, वहां की छानबीन की तो जिस जगह की यह घटना थी उस जगह कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था, थोड़ा सुनसान एरिया था, तो पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अब सुनसान एरिया है, हवा में किसको पकड़ ले पुलिस? तो पुलिस दोबारा फिर इस लड़की के पास पहुंची और पुलिस ने इस लड़की से पूछा कि हमलावरों में से किसी को तुम पहचानती हो क्या? तो इस लड़की ने बताया कि हाँ, मैं उन तीनों लड़कों को जानती हूं। उनमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम जितेंद्र है और उसके साथ जो 2 लड़के थे उसमें से एक का नाम ईशान और दूसरे का नाम अरमान है। और इसी के साथ इस लड़की ने उस गाड़ी का भी नंबर बताया जिस गाड़ी में ये तीनों लड़के घटना को अंजाम देने आए थे। अब मित्रों, जब पुलिस को ये तीनों नाम मिल गए और चूंकि वो छात्रा जितेंद्र को जानती थी तो जितेंद्र का एड्रेस भी मिल गया। जितेंद्र के घर गए पुलिस वाले, तो जितेंद्र घर में नहीं था। उसका नंबर लिया, उससे फोन पर बात की तो उसने कहा कि सर, मैं अभी बाहर हूं और मैं यहां से लौटते ही तुरंत खुद थाने आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने ईशान और अरमान का भी नंबर ले लिया और जब उनको फोन किया पुलिस ने तो उन्होंने बताया कि वो तो आगरा में है, वो लौट कर थाने आएंगे। अब मित्रों, पुलिस को ये लगा कि कई बार अपराधी मोबाइल अपना कहीं और रख देते हैं और कहीं अपराध करके निकल जाते हैं पुलिस को गुमराह करने के लिए, तो कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। खैर, जितेंद्र मित्रों पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने उसकी सीडीआर और लोकेशन वगैरह भी निकलवाई तो पुलिस को पता चला कि जितेंद्र जो बता रहा है वो बात एकदम सत्य है। जितेंद्र घटना के समय उस एरिया में था ही नहीं। दरअसल जितेंद्र उस समय करोल बाग के एक अपार्टमेंट में पेंट कर रहा था। उसकी मोबाइल की लोकेशन भी यही बता रही थी, सीसीटीवी फुटेज भी यही बता रहे थे और उस अपार्टमेंट की जो एंट्री है उससे भी पता चल रहा था कि जितेंद्र घटना के समय घटना स्थल में नहीं था। इसी तरीके मित्रों, ईशान और अरमान को भी जब लोकेशन निकाली गई, ट्रेस किया गया तो पता चला कि वो तो दोनों आगरा में थे। खैर, वो भी वापस आए और
जब वो थाने आए, उनसे बातचीत की, तो पुलिस को लगा कि ये लोग जो बता रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं सत्य है। दोस्तों, मुकुंदपुर निवासी 20 वर्षीय इस डीयू की पीड़ित छात्रा के कई बयानों में पुलिस को विरोधाभास मिला। आरोपी भी जिन लोगों को ये नाम ले रही थी, वो सारे आरोपी घटना के वक्त उस एरिया से बहुत दूर थे। करोल बाग भी लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है मित्रों। और ये पुलिस कोई उन आरोपियों के कहने पे नहीं मान रही थी। पुलिस ने सारी चीजें खंगाली थी, सारे साक्ष्य जुटाए थे। तो इस वजह से पुलिस को भी लग रहा था कि इसमें कहीं पूरी घटना में कोई ना कोई झोल जरूर है, ये कहानी कुछ अलग ही है। खैर मित्रों, पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की अपने घर से अपने भाई के साथ स्कूटी में निकली थी और कॉलेज से थोड़ा पहले ही उसका भाई उसे छोड़कर वापस चला गया। मित्रों, आमतौर पर जब घर का कोई सदस्य अपनी बेटी को, बहन को स्कूल या किसी ऑफिस में छोड़ने जाता है तो वो स्कूल के गेट पर उसे छोड़ के जाता है। 200-400 मीटर पहले उतार कर क्यों चला जाएगा? इस बात से भी पुलिस को शंका हुई। इसके बाद मित्रों, पुलिस ने जब और छानबीन की तो पता चला कि 3 दिन पहले ही जो मुख्य आरोपी बता रही है छात्रा जिसे, जितेंद्र को, उसकी पत्नी ने इस पीड़ित छात्रा के बाप अकील के नाम दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। अब मित्रों, पुलिस को और शंका हुई। पुलिस ने जितेंद्र की पत्नी से पूछताछ की तो जितेंद्र की पत्नी ने बताया कि वह अकील की भलसवा स्थित फैक्ट्री में 2021 से 2024 के बीच काम करती थी। वहां आरोपी अकील ने उसके साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो और फोटो बना लिए, जिसके जरिए अब वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब पुलिस के और कान खड़े हो गए मित्रों। इसके बाद जब पुलिस ने ईशान और अरमान के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक प्रॉपर्टी के विवाद के चक्कर में अकील के कुछ रिश्तेदारों और गुर्गों ने मंगोलपुरी इलाके में सन 2018 में ईशान व अरमान की मां शबनम पर तेजाब डाल दिया था और इस मामले में मंगोलपुरी थाने में 2018 में मुकदमा भी दर्ज किया गया था और ये लोग जेल भी गए थे। इसके बाद दोस्तों, पुलिस को लगा कि इस पूरे मामले में कहीं बड़ा झोल है, तो पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में अकील को गिरफ्तार कर लिया और जब पूछताछ की तो उसने बताया कि जितेंद्र की वाइफ ने उस पर एफआईआर कर दी है और वो जितेंद्र और उसकी वाइफ पर ये एफआईआर वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। तो जितेंद्र को फंसाने के लिए उसने ये पूरी अपनी बेटी को शामिल करके ये पूरी साजिश रची। और मित्रों, हुआ यूं कि अकील ने अपनी बेटी से बात की तो बेटी तैयार हो गई। इसके बाद बेटी जब भाई के साथ स्कूल के लिए स्कूटी में निकली तो घर से ही टॉयलेट क्लीनर होता है ना, वो जो तेजाब होता है, हल्का तेजाब होता है, उसमें थोड़ा सा आदमी झुलस जाता है लेकिन बहुत कोई खतरनाक नहीं होता, उसे अपने साथ लेकर गई और जो सुनसान एरिया था जिसका पहले से इन लोगों ने पता कर रखा था, रेकी कर रखी थी कि कहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं और कहाँ इस घटना को अंजाम देना है, वहां भाई ने बहन को स्कूटी से उतारा और बहन ने मौका देखकर वो टॉयलेट क्लीनर जो है अपने हाथों में डाला और उसको नीचे फेंक दिया और चिल्लाने लगी। लोग इकट्ठे हो गए, उसे अस्पताल ले गए और पुलिस को सूचना दी गई।
लेकिन मित्रों अब बात यह आई कि ईशान और अरमान का क्या सीन है। तो इन बाप बेटी ने यह फैसला किया कि जब ये षड्यंत्र रच ही रहे हैं तो इनके जो पुराने दुश्मन हैं ईशान और अरमान, उनको भी इसमें लपेट लिया जाए। अगर उनका भी नाम ले लिया जाए तो एक तीर से 3 निशाने हो जाएंगे। और फिर इन लोगों ने यही किया कि उस छात्रा ने अपने बयान में ईशान और अरमान का भी नाम ले लिया। मित्रों, उस पुरानी रंजिश के चलते इन्होंने ईशान और अरमान को भी इस पूरे मामले में लपेट लिया। जबकि मित्रों, पुलिस पूछताछ में यह साफ साफ स्पष्ट हो गया था कि ईशान और अरमान ना तो जितेंद्र को जानते हैं, ना उनका कोई जान पहचान है, और ना जितेंद्र ईशान अरमान को कहीं दूर दूर तक जानता था। तो फिर ये साथ में आकर तीनों अटैक क्यों करेंगे जब इनका कोई परिचय ही नहीं था। मित्रों, इस षड्यंत्र में शामिल इस पीड़ित छात्रा के चाचा वकील को पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पीड़िता का पिता अकील, जो दुष्कर्म का आरोपी था, उसे दुष्कर्म के मामले में रिमांड पर लिया गया है। रिमांड खत्म होते ही अकील को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में छात्रा के भाई से पुलिस पूछताछ कर रही है और जांच में पता चला कि इस मामले में पीड़िता की मां का कोई हाथ नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस उनसे भी पूछताछ कर सकती है। छात्रा मित्रों अभी अस्पताल में एडमिट है क्योंकि वो हाथों से झुलस गई है, तो अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन जैसे ही वो डिस्चार्ज होगी, इस षड्यंत्र को रचने के चक्कर में उस छात्रा को भी पुलिस गिरफ्तार करेगी। दोस्तों, अकील इस षड्यंत्र के माध्यम से 3 निशाने लगाना चाहता था, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वो अपने ही बुने जाल में परिवार सहित फंसता नजर आ रहा है। कुल मिला के मित्रों बात वही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। आशंका पुलिस को शुरू से ही हो गई थी मित्रों, क्योंकि जब एसिड चेहरे पे फेंका गया है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बूंद की छींटें चेहरे तक न पहुंचे। और दूसरी चीज, जब किसी के चेहरे पर कोई चीज फेंकी जाती है और वो उससे उसका बचाव करता है तो इस तरीके बचाव करता है, जबकि उस लड़की की हथेली जली हुई है, हाथ में पीछे की तरफ कहीं कोई जलने का निशान नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ? उसने इस तरीके थोड़ी ना रोका होगा। ऐसे ही लोग अपना चेहरा बचाते हैं। और दूसरी चीज ये थी कि भाई जब उसके साथ ही आया था स्कूटी में लेकर, तो उसे स्कूल के गेट तक क्यों नहीं छोड़ा। तीसरी बात यह थी मित्रों कि पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल कर ली, लेकिन जिन लोगों पर आरोप लगा रही थी वो लड़की, उनका उस एरिया से दूर दूर तक उस समय कोई लेना देना नहीं था, वो थे ही नहीं उस एरिया में। और जो चौथी सबसे अहम बात ये थी मित्रों कि लड़की इन आरोपियों के बाइक का भी नंबर बता रही थी। अब आप कल्पना करिए कि जिस पर हमला किया जाएगा, एसिड से अटैक किया जाएगा, वो कितना घबरा जाएगा। घबराहट की वजह से उसको गाड़ी का नंबर नोट करने का, याद करने का समय कब रहेगा। लेकिन वो लड़की स्पष्ट रूप से गाड़ी का नंबर बता रही थी, और वो गाड़ी भी जितेंद्र की थी। जहां करोल बाग में जितेंद्र काम कर रहा था वहीं पर वो गाड़ी भी खड़ी मिली। सीसीटीवी में भी दिखा कि हाँ जितेंद्र उसी गाड़ी से आया। तो मित्रों, इन सब बातों से पुलिस को भी शुरुआत से ही शक हो रही थी कि कहीं ना कहीं इस घटना में कोई बड़ा षड्यंत्र है। तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए एक बाप ने इतनी बड़ी साजिश रची, और उस साजिश में उसने अपनी बेटी को भी इन्वॉल्व कर लिया
अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर लिया, अपने भाई को भी इन्वॉल्व कर लिया और सब लोगों ने मिलकर एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। जिस तरीके पुलिस पर दबाव था डीयू के छात्रों का, मीडिया का, अन्य लोगों का, अगर जल्दबाजी में पुलिस काम करती तो वो 3 निर्दोष जबरदस्ती जेल चले जाते। मित्रों, इसीलिए किसी भी घटना की समुचित और न्यायोचित जांच होना बहुत आवश्यक होता है। इस मामले में अगर पुलिस ने जरा सी लापरवाही बरती होती तो वो तीनों निर्दोषों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और मिनिमम 10 साल के लिए उन्हें जेल होती, और जो सामाजिक नुकसान होता वो तो होता ही। तो मित्रों, ये थी दिल्ली में डीयू की छात्रा पर हुए फर्जी एसिड अटैक की पूरी सच्ची कहानी। यह कहानी अगर मित्रों आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।